दीजिए, न्याय दीजिए। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों को हम नमन करते हैं, आपको सबको वंदन करते हैं और माननीय कमांडर साहब को हम विशेष नमन करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने हम सब लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और माननीय कमांडर साहब के साथ में मैं 20 राज्य का दौरा कर चुका हूं। उसका पूरा श्रेय माननीय कमांडर साहब को है। माननीय कमांडर साहब की पेंशन बढ़ने वाली नहीं है, वो तो नेवी से रिटायर्ड कमांडर हैं, लेकिन एक सोशल काम करके हम आपकी सबकी सेवा के लिए माननीय कमांडर साहब जुड़े हुए हैं। हम उनके प्रति शुद्ध नमन करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत भी करते हैं। माननीय कमांडर साहब से प्रार्थना है कि कृपा करके थोड़ा खड़े हो जाए और कृपा करके थोड़ा इनको सबको दर्शन दे दें। और हम सब लोग जो है, हमसे उम्र में छोटे हैं, हम सब लोग उन्हें शुभाशीष प्रदान करें, शुभाशीष जो है प्रदान करें। मित्रों, हमारा जो संघर्ष है ये समाज परिवर्तन की लड़ाई है। ये छोटा मोटा संघर्ष नहीं है, ये EPS 95 के समाज परिवर्तन की लड़ाई है, वो संघर्ष है। और इस संघर्ष में जो हमें चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, निश्चित रूप से हम विजय शिव को प्राप्त करेंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी शंका कुशंका हमारे मन में नहीं रखनी चाहिए, कोई निराशा नहीं, कोई हताश नहीं। अब हमें जो है पूरी तरह से सक्रियता के साथ में ये हमारा जो संघर्ष है अंतिम चरण में है और हम 3 स्तर पे अपना संघर्ष को और तेज करेंगे। पहला है प्रचारात्मक कार्यक्रम। ध्यान सुनने वाली बात को, हमको प्रचारात्मक कार्यक्रम करना है कि हमारी मांगे क्या है, हमारे अधिकार क्या है, कैसे प्राप्त होंगे, कहां तक आए, ये सब और जन आंदोलन इसको हमको बनाना है। ध्यान सुनने वाली बात को, अभी तक केवल हम इसमें शामिल थे, अब आज यहां से हम संकल्प लेके जाएंगे कि हमारे परिवार के साथ के लोगों को, परिवार के लोगों को इसमें जोड़ेंगे, हमारे मित्रों को जोड़ेंगे और समाज को भी इसमें हम जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहली बात, ये हमारा प्रचारात्मक कार्यक्रम है, ये चालू रहेगा। इसी के साथ में रचनात्मक कार्यक्रम भी चालू रहेगा, जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव प्रोग्राम, वो भी चालू रहेगा। कुछ हमारे, अब हमने देखा, हम आप तो हमारे परिवार के हैं, बताने में कोई मतलब जो है कोई जो कोई हमको छुपाना नहीं चाहिए। आज 550 जिलों में हमारा संगठन तैयार है, लेकिन जो बचे हुए जिले हैं उनको भी हम इसी पीरियड में कवर करेंगे। पूरे भारतवर्ष से 750 जिलों सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रचारात्मक कार्यक्रम हमारा शुरू रहेगा। और तीसरी एक और बात कि हमारा जो संघर्षात्मक कार्यक्रम है उसको भी हम जारी रखेंगे, संघर्ष भी हमको करना है। ये तीनों कार्यक्रम जो है शुरू करने का, साथ साथ चलाने का, हमको यहाँ से संघर्ष लेके, हमको यहाँ से संकल्प लेके जाना है। दूसरी बात कि संकल्प कभी किसी के अधूरे नहीं रहते हैं और वायदे कभी किसी के पूरे नहीं होते हैं। ध्यान सुनो हमारी बात को, सरकार हमें वायदा दे रही है, लेकिन हमारा संकल्प है कि हम हमारे संकल्प को पूरा करके ही रहेंगे। इसके लिए हमें कोई भी बलिदान देना पड़े तो उसके लिए हमारी सबकी तैयारी होनी चाहिए। और जो हमारे वृद्ध पेंशनर्स हैं, देखिए हम आपको स्पष्ट कर दें, जो हमारे वृद्ध पेंशनर्स भाई हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जो पलंग पे पड़े हुए हैं, उन सब के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी जो है दिल्ली के भाइयों को, विशेष करके हमारे बहुगुणा जी को, BS राणा जी को, पूरी टीम को, आप सब दिल्ली के भाई आधा घंटे कॉल के ऊपर आ गए। हमको तो लगा कि बताइए, हमने कमांडर साहब से कहा सर थोड़ा समय दीजिए, उन्होंने कहा नहीं, आज जो है हम कम से कम समय में लोगों को बुलाने की कोशिश करेंगे। आधा घंटे पहले कमांडर साहब ने फोन किया और आप सब लोग जो है आधा घंटे के टाइम में इतने कम समय में आ गए। आप सब बधाई के पात्र हैं। हम सबके प्रति एक बार फिर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 2-3 मुद्दे हैं बहुत महत्वपूर्ण। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आपका पैसा कितना जमा है। हम आपको बता देना चाहते हैं, सबको पता है तो भी बता देना चाहते हैं कि पहले एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम थी। इस स्कीम में 1.16 हमारा डिडक्शन कटता था, इतनी सरकार डालती थी।
इतना ही मालक डालता था और ये सबका सब जो है एम्प्लॉय पेंशन, फैमिली पेंशन स्कीम में चला जाता था। जब 1995 में स्कीम बनी तो वो पूरा का पूरा पैसा इस स्कीम में डाइवर्ट हो गया। अब उस समय कितने रुपए कटते होंगे? अगर 35 रुपए भी उस समय कटे होंगे तो इसका अगर सोने के भाव से मूल्यांकन किया जाए तो कितना होना चाहिए? तो लोग कहते भाई हमारे तो पैसा कटे नहीं है, बहुत कम कटा हुआ है। लेकिन 1978 में हमने जो पैसा हमारा कटवाया है एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम में, उसकी आज की कीमत कितनी है? उसके 100 रुपए की कीमत 100 रुपए थोड़ी रह गया। तो 1995 स्कीम बनी, पूरा पैसा उसमें डाइवर्ट हो गया। इसके बाद में सरकार के नियमों के अधीन हम सब ने 417 रुपए, 541, 1250 में पेंशन फंड में जमा कराई। इसका मूल्यांकन जो कमांडर साहब कहते हैं वो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए है ही। और 2008 में अब तो सबको पता है कि पूंजी का वापसी का प्रावधान सरकार ने खत्म कर दिया था। उसकी ना में पूंजी की वापसी मिलती है, ना उसके ऊपर कोई ब्याज मिलता है और ना महंगाई होता है। अब इतना जो है सरकार कहती है कि हम प्रगति कर रहे हैं, हमारा राष्ट्र प्रगति कर रहा है, लेकिन यह बात निश्चित रूप से है कि ये पेंशन के मामले में A to Z काम किया होगा, लेकिन पेंशन के मामले में पी फॉर पेंशन, इसमें हमारा EPS पेंशनर्स का शोषण हुआ है। इसमें किसी प्रकार की हमारी अधोगति हुई है। इसमें किसी प्रकार ने कोई मदद करने की कोशिश नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने करुणा के भाव से 1000 रुपए हमारी पेंशन कर दी, लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जो मुनीम जी बैठा हुआ EPFO, उसने तुरंत कैंची चला दी। और कैंची क्या चलाई कि जो 12 महीने के एवरेज पे हमें पेंशन मिलती थी उसको 60 महीने का एवरेज कर दिया। तो हमारी पेंशन 30 से 40% कम हो गई। तो हमको क्या फायदा मिला भाई? और आज भी करीब 36 से 37 लाख लोगों को 1000 रुपए पेंशन मिल नहीं रही है। जो हमने अनुभव किया, जो हमने देखा कि EPFO, हम आपको वास्तविक बात बताना चाहते हैं, EPFO मोदी सरकार की प्रशंसक नहीं है। मोदी सरकार जी से अच्छे काम नहीं करवाना चाहती है वो। यही चाहे आप जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का पहले इस स्कीम में प्रावधान था कि उच्च पेंशन सबको दी जाएगी, जो अगर उच्च हायर एक्चुअल सैलरी के ऊपर अगर अपना डिडक्शन कराए तो उसको एक्चुअल उच्च पेंशन मिलेगी। लेकिन जो पेंशन नहीं दी जा रही थी, लोग बेचारे कोर्ट में जाते रहे और लोग जीतते रहे, EPFO उनको पेंशन देता रहा। 4/10/2016 का जजमेंट आया, उन्होंने कहा कि सबको देना चाहिए। देखिए ध्यान सुनने वाली बात को, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मुझे याद है कि 23/5/2017 को श्रम मंत्री जी ने संसद में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से अनुसार हम उच्च पेंशन आपको सबको देंगे। 23/3/2017 को सर्कुलर निकला, लेकिन ध्यान सुनिए, इसके बाद में सर्कुलर एक बड़े अधिकारी ने निकाला EPFO के, लेकिन एक नालायक अधिकारी ने, असंवेदनशील अधिकारी ने, उसने क्या किया, 31/5/2017 की इंटीरियम एडवाइजरी निकाल दी और उसके ऊपर रोक लगा दी। और रोक लगाने के बाद में फिर ये मामला उलझ गया। फिर बेचारे फिर कोर्ट में चले गए, लोग कोर्ट में फिर चले गए। लेकिन जो भाई हमारे कोर्ट में गए थे उनके पास में उतने अच्छे वकील नहीं थे। और EPFO ने, लेबर मिनिस्ट्री ने वहां बहुत लंबी लाइन बड़े बड़े वकीलों की खड़ी कर दी। और तर्क और तथ्य और प्रमाण के अनुसार हमारे जो भाई थे उनके वकील तर्क करने में कहीं कुछ कम गिर गए। और 4/11/2022 का फिर जो है जजमेंट आया, उसमें कुछ चीजें कही गई, लेकिन जो उसमें हमारे ऊपर फिर अन्याय हुआ है, 4/10/2016 के जजमेंट के अनुसार ही निर्णय होना चाहिए था। लेकिन अब EPFO उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है, इसलिए जो है वो मामला भी अधर में लटका हुआ है। हायर पेंशन अभी तक किसी को नहीं मिली है, ये बड़े दुख की बात है। तो वो भी हमारे लिए मुद्दा है कि 7,500 प्लस DA हमको मिलना चाहिए। 7,500 क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि हमारे पास में माननीय कमांडर साहब के पास में जो हमारी फाइनेंस की लीगल टीम है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि ये जो ब्याज है
जो भारत सरकार को ईपीएफओ को ब्याज मिलता है, उस ब्याज से ही 7,500 रुपए प्लस दिए जा सकते हैं। इन लोगों ने, हरामखोरों ने हमारा मूल तो खा लिया ब्याज से, लेकिन दुख की बात यह है कि आज ब्याज भी सरकार देने को तैयार नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमको 7,500 प्लस दिए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार उसका मिस इंटरप्रिटेशन ना किया जाए, उस जजमेंट की सही व्याख्या की जाए और हमारे जो भाई चाहते हैं उनको हायर पेंशन दे दी जाए। इसके बाद में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर ईपीएफओ को लगता है, ईपीएफओ ने क्या किया, एक भूत बना दिया कि हायर पेंशन में बहुत पैसा चला जाएगा। वास्तविकता यह है कि कमांडर साहब की डिमांड है, हम आप लोगों को बता दें स्पष्ट कि 7,500 प्लस डी अगर मिनिमम पेंशन दी जाती है, उसके साथ में उच्च पेंशन का जो ऑप्शन है सबके लिए खुला किया जाता है, तो 7,500 प्लस डीए, इसमें लोग जो है अपना समाधान मानेंगे। हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने वालों की संख्या बहुत कम रहेगी। और हायर पेंशन के बारे में एक और है, माननीय कमांडर साहब चाहते हैं कि उस रकम की बुक एडजस्टमेंट कर दी जाए जो हमको सरकार को भरना है, और सरकार जो हमको एरियर्स देगी उसकी बुक एडजस्टमेंट की जाए, लेकिन ईपीएफओ वही भी मानने को लिए तैयार नहीं है। इसलिए मित्रों, हमारा संघर्ष ईपीएफओ से है, जिसके पास में हमारा पैसा जमा है। हमारा संघर्ष, ध्यान से सुनिए हमारी बात को, हमारा संघर्ष उन नक्सलाइट अधिकारियों से है कि जो मोदी सरकार को प्रसिद्ध नहीं होने दे रहे हैं, वो बीच में टांग आड़ के बैठे, लगा के बैठे हुए हैं, उनके विरोध में है। और साथ में उन सांसद महोदयों की से भी है कि जो हमारी बात नहीं उठा रहे हैं, जो मौन बैठे हुए हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, उनके लिए तो हम संदेश देने वाले हैं। क्या देने वाले कि मोदी जी से बैर नहीं और सांसद जी आपकी खैर नहीं, ये नारा जो है यहाँ से हम लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी बार बार कह रहे हैं। मुझे याद है माननीय कमांडर साहब के साथ में हम पहली बार गए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हेमा जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप इन वृद्ध लोगों को मेरे पास लेके आई हैं और मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, आपका काम जरूर करूंगा। बाद में फिर दोबारा मोदी जी ने फिर बुलाया, तो सवाल ये है कि अगर मोदी जी को हमारा काम नहीं करना होता था तो हमें बुलाते भी नहीं थे, हमें क्यों बुलाते थे? लेकिन जब 2 बार बुलाया हुआ है, इसका मतलब हमारा काम जरूर होगा। अब रहा सवाल ये कि क्यों नहीं हो रहा है, उसमें 2-3 चीजें हम आपको स्पष्ट कर दें, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को लग रहा है कि इनके पास में वोट बैंक नहीं है, लेकिन हमारे पास में बहुत बड़ा वोट बैंक है। माननीय कमांडर साहब ने कई बार कहा 19.33 करोड़ का वोट बैंक हमारे पास में है। कितना बड़ा वोट बैंक? 7.5 करोड़ लोग जो है वर्किंग एम्प्लॉयज है और 75 लाख लोग हमारे कौन है? रिटायर्ड पेंशनर्स हैं। 75 लाख परिवार है। इतनी बड़ी वोट बैंक हमारे पास में है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं। संवेदनशील सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इस मुद्दे को उठाया था, हो सकता है किसी कारणवश नहीं काम कर सकी हो, इसलिए जो है बार बार कमांडर साहब कह रहे हैं कि आप अपना आश्वासन पूरा कीजिए, आप अपना वचन निभाइए और हम सबको जो है अच्छी पेंशन दे दीजिए। हमारी मांगों को मेडिकल सुविधा सहित तुरंत हमारी मांग को पूरा कर दीजिए। इसलिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है, वो प्रोग्राम के ऊपर हम चलेंगे। हमारा संघर्षात्मक प्रोग्राम, उसका संकल्प यहीं से शुरू होता है और इसीलिए माननीय कमांडर साहब यहाँ आप लोगों के बीच में आए हैं, क्योंकि दिल्ली तो हमारा आधार है, दिल्ली तो हमारा दिल है। इसलिए माननीय कमांडर साहब यहाँ आए हैं। अब कमांडर साहब से हम प्रार्थना करेंगे कि आपको मार्गदर्शन करें, इसके बाद में आगे की जो हमारी योजना है वो हम तैयार करेंगे। माननीय कमांडर साहब से प्रार्थना है कि वो हम सबको, वो हमें पद से हमें सब में बड़े हैं, उन्होंने बहुत त्याग किया है, उनकी तपस्या है। हम प्रार्थना करते हैं कि मार्गदर्शन करें और थोड़ा सा आगे के बारे में हमें बताएं। और एक और अंतिम बात आपको बता दें, आप बिल्कुल भी, हमारे सभी पर्याय खुले हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप लोग राजकीय क्षेत्र में जाएंगे क्या? अरे हम तो राजा बनाने वाले लोग हैं, हमें राजा नहीं बनना है, लेकिन राजा बनाने वालों की फौज हमारे पास में है जो आपको राजा बनाएगी। जो लोग पड़े हुए हैं, पलंग पे पड़े हुए, जो उठ नहीं सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जो आशा लगाए बैठे कमांडर साहब हमारा काम कब होगा। दुख की बात यह है कि हमारे लोगों के पास में 90% लोगों के पास में स्मार्ट मोबाइल ही नहीं है।
वो बेचारे कहीं व्हाट्सएप पे नहीं है, ना कहीं मीडिया पे है, लेकिन ना ट्विटर पे है, लेकिन माननीय कमांडर साहब की जहां सभा होती है वह हजारों की संख्या में चल के आते हैं। महाराष्ट्र इसका प्रमाण है, उत्तर प्रदेश का प्रमाण है, दक्षिण भारत इसका प्रमाण है। जहां जो है कर्नाटक जैसे राज्य में और माननीय कमांडर साहब की 10-10 हजार लोगों की सभा हुई। शिरडी की सभा में करीब 12,000 लोग थे और औरंगाबाद की सभा में 7 से 8 हजार लोग थे। वो सभी हमारे अपने हैं, लेकिन कमांडर साहब की एक आवाज के ऊपर जी जान से मन मिटने को तैयार है। ऐसे भाइयों को हम यहाँ से नमन करते हैं, इसी भूमि से वंदन करते हैं और निश्चित रूप से हमारा आंदोलन सफल होगा तो हम जीतेंगे और जल्दी हमें अच्छी पेंशन मिलेगी, हमारी चारों मांगे पूरी होंगी, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और हम बिल्कुल भी आपको हमारी क्षमता के हिसाब से आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे और जीत जल्दी दिलाएंगे माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में और मीडिया के सहारे। आप सबको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद सर। माननीय